तरफ सरकार, ये कौन सी सरकार थी फिर? ये कौन सी सरकार थी जो आके इन लोगों को होमलेस कर दिया, इनके बने हुए घरों को तोड़ दिया? मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जिस तरह का वलवला, जिस तरह का जज्बा आपके अंदर नज़र आ रहा है इस वक्त, ये जज्बा उस वक्त कहाँ था जब एयरपोर्ट के पास भी इसी तरह का एक एविक्शन ड्राइव है ज़बरदस्त, जब जम्मू के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, वहाँ भी वो बेचारे गरीब लोग थे। कम जम्मू बैठे हैं, ये राजौरी की बात मत कीजिए, जो जम्मू दाएं बाएं बैठे और बिल्कुल जम्मू में मौजूद हैं, वो उनके इंटरव्यू जम्मू में हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देखिए, सिवाय मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो लीडर यहाँ बैठे हैं, आपने ठीक फरमाया, जुल्फ़िकार साहब वहाँ मौके पे आए, और बाकी लोग जो नहीं आ रहे उनको अगली असेंबली इलेक्शन में पता चल जाएगा कि आप जिस कौम की रहनुमाई कर रहे हैं उसके लिए जो चुप्पी आपने साधी है, इसका आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। साल में लगातार आपके लीडरों की एक खासियत देखी है जो मैं ऑन कैमरा बयान कर रहा हूँ। खासियत उनमें यह है कि वो कहीं पर भी अपनी कौम के साथ धरना देने के लिए तैयार नहीं, वो कहीं पर भी अपनी कौम की धरना साइट पर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। कोई फोटो भी उनका अगर कहीं मिल जाए वो कमाल है, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है। या तो उनको लगता होगा कि वो इलीगल है इसलिए हम जाएंगे तो इलीगैलिटी में फंस जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, या तो उनको ये लगता है जबरी कब्जा है और हमारे लोग कब्जे करते हैं इसलिए चलो वो कब्जा है तो सरकार हटा रही तो क्या करें। क्योंकि कुछ एक वाक़े जो हैं, आपको याद होगा 2009-10 की दहाई में करन्याला चक में किसी तरह का वाक़या हुआ था। एक बड़े लीडर आपके उस वक्त मंत्री थे, हुकूमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की थी, तो उन दौरों में तो भी तो ये एविक्शन ड्राइव्स हुई हैं, इससे भयंकर एविक्शन ड्राइव्स हुई हैं, पत्थर चला है, आग लगी है, सब कुछ हुआ है। तो वो भी तो हटाने का ही काम कर रहे थे। अगर आज हट रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। जेडीए ने एक डेमोलिशन ड्राइव किया रूपनगर में। उस डेमोलिशन ड्राइव के बाद पहली बार ये देखने को मिला कि तमाम सियासी जमातें और उनके लीडर रूपनगर पहुंच गए। सब ने उन 18 परिवारों के साथ सहानुभूति जताई और ये कहा कि जो जेडीए ने किया वो गलत किया और बहुत सारे सवाल खड़े किए। लेकिन वहीं पर कुछ और लोग आए और उन लोगों ने ये कहा कि हमें जेडीए ने बाज़ाब्ता यहाँ पर प्लॉट की अलॉटमेंट करी हुई है, हमने 10-10 लाख रुपया भरा है और उसके बाद जाकर यहाँ पर जबरी कब्ज़ा हुआ है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लेकर ये कहा गया कि ये लोग सच नहीं कह रहे। सच असल में ये है कि 2015 में इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया, इससे पहले ये लोग यहाँ पर थे ही नहीं। ये एक डिज़ाइन के तहत यहाँ पर बसाए गए और उसके बाद से लेकर आज तक हमें इन प्लाट्स की पोजीशन नहीं मिली। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट मोहम्मद जुल्करनैन हैं। जुल्करनैन, इस रूपनगर में जिन लोगों को, जो लोग डेमोलिशन ड्राइव के कारण जिनके मकान टूटे, उन लोगों ने एक एजिटेशन छेड़ रखा है, उसका हिस्सा है। आइए इनसे जानते हैं इनका मत क्या है। जुल्करनैन साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने वहाँ पर, जिनको जेडीए ने लैंड अलॉट की, प्लॉट अलॉट किए, 10-10 लाख रुपया दिया, वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग 2015 में वहाँ आए, ये 2015 तक वहाँ थे ही नहीं, इन लोगों ने जबरी कब्ज़ा किया है, ये जबरी कब्ज़ा करके वहाँ बैठे। देखिए, उन तमाम लोगों के साथ हमारी सिंपैथी है और जो ये बात वो कह रहे हैं इसमें कोई भी जवाजियत नहीं है और ये सरासर गलत स्टेटमेंट है कि 2015 से आए। 1947 से पहले के ये लोग यहाँ पर बसे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो चीखती चिल्लाती हुई आवाज़ें कह रही हैं। ये आप मौके पे आके जिन लोगों की 80-80 साल उम्र हो गई है वो ये कह रहे हैं, उनके आबो अजदाद ये कह रहे हैं कि इन लोगों को 1947 से ये लोग इस ज़मीन पर काबिज़ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने एक स्टेटमेंट ये देखा है कि लोग कह रहे हैं कि हमने जेडीए को पैसा दिया, हमें यहाँ प्लाट अलाट किए हुए। उन लोगों के साथ हमारी सिंपैथी है, लेकिन जेडीए ने एक इलीगलिटी की। वो ये थी कि जब ज़मीन जेडीए के कब्ज़े में ही नहीं तो आपने लोगों को ज़मीन फ़रोख्त कर दी, उनको प्लाट काट के कागज़ों पर दे दिए। जब आपके पास पोजेशन नहीं तो आप ये काम कैसे कर रहे हैं? और वो लोग तो अपना प्लॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं यही ज़मीन है, यही 100 कनाल ज़मीन है, इसी 100 कनाल ज़मीन में हमारे प्लॉट हैं। वो तो बाज़ाब्ता कह रहे हैं। मैं बड़े अच्छे से जेडीए की कॉलोनी रूपनगर को जानता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी वहाँ रहते हैं। सेक्टर 1 से लेके 9 तक बहुत सारे ऐसे, इस एरिया को छोड़ के भी आज तक लोग ऐसे हैं, अलाटी हैं, लीज़ होल्डर हैं,
जिनको अभी तक प्लॉट आइडेंटिफाई करके जेडीए नहीं दे पाया। ये एरिया तो अभी तक जेडीए की पोजीशन में ही नहीं आया, ये तो जेडीए की पोजीशन में नहीं आया, लोग कैसे कह सकते हैं? लोगों को तो कहाँ से ख्वाब आ गया कि हमारा प्लाट यहाँ पे है यहाँ पे, वो तो कागज़ों में देखते हैं। आप देखें पूरी लैंड ओपन है और आज तक जेडीए उसका कब्ज़ा हासिल नहीं कर सकी। अगर जेडीए ने उनसे पैसे लिए हैं कागज़ों पे तो ये जेडीए की इलीगलिटी है कि उन्होंने गलत किया है। तो क्या इसका अल्टरनेट नहीं है कोई? तो जेडीए के पास अल्टरनेट है, एक तो किसी और दूसरी जगह उन लोगों को प्लाट अलाट करके दिए जाए, क्योंकि वो लोग भी विक्टिम हैं, जेडीए के विक्टिम है वो लोग। मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, तो उनको प्लाट काट के देने चाहिए दूसरी जगह। और दूसरा अल्टरनेट ये है कि अगर किसी को वो लोकेशन पसंद नहीं आती, किसी की चॉइस होती है मैं फ़लाँ लोकेशन में रहना है, तो अगर किसी को नहीं पसंद आती तो उनके वो जो 10-10 लाख रुपए जेडीए ने अपने पास रखे हैं उनको विद इंटरेस्ट वापस करने चाहिए। उन लोगों को पैसा वापस करना चाहिए और विद इंटरेस्ट करना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 साल से जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं आप उनकी ज़मीन को इनक्रोच करें। यहाँ इनक्रोचर जेडीए है, ना कि ये लोग हैं। लेकिन जुल्करनैन साहब मुझे ये बताइए, जब आप किसी ज़मीन पर अपना हक जताते हैं तो आपके पास उसका खसरा गिरदावरी होता है, गिरदावरी होती है, आपके पास पट्टा होता है, या कोई भी रेवेन्यू का कोई कागज़ तो आपके पास होना चाहिए। आपके पास रेवेन्यू का कोई कागज़ नहीं है, बिना कागज़ के आप एक ज़मीन पर काबिज़ हैं, और कब्ज़ा करने के बाद अब आप कह रहे हैं कि जनाब हमें तो जेडीए ने यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव की। ये वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों को प्लॉट दिए गए। आप ठीक कह रहे हैं। वो लोग इस स्टेटमेंट का मिसयूज़ कर रहे हैं कि 2015 के बाद आए। मैंने पहले ही आपको ये कर दिया क्लियर कि ये लोग 1947 से यहाँ बैठे। रही बात जो आपने पेपर्स की बात की, बदकिस्मती ये है कि आज भी हमारे यहाँ रेवेन्यू की अगर एक नकल लेनी है तो उसके लिए आपको मालूम है कि कितनी परेशानियाँ हैं। बहुत सारे कानून यहाँ आए इससे पहले भी, तो उस कानून के मुताबिक इन लोगों को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन नुकसान ये रहा, बदकिस्मती ये रही कि ये एक गुर्बत वाली कौम थी। एक अनपढ़ता की भी कारण था सबसे बड़ा, कि लोगों को समझ ही नहीं। आप अनपढ़ हैं, आप गरीब हैं तो आप कब्जा कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 1957 में 1957-58 की जिन लोगों के पास गिरदावरी है यानी कि कब्जा था, उन्होंने गिरदावरी इनके पास भी है, इन लोगों के पास उस दौर के अंदर भी ये कब्जा था। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये है कि ये उस ऑर्डर 1957-58 की गिरदावरी के मुताबिक अपना इंतकाल नहीं करवा सके, जिस गवर्नमेंट ऑर्डर का है LB 6/432। LB 6/432 में इनको ऑनरशिप राइट मिल सकते थे, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि ये लोग नहीं रिकॉर्ड करवा पाए, अपने ऑनरशिप राइट्स इस कानून के तहत नहीं ले पाए। उसके बाद आप देखें जब रोशनी एक्ट आ गया, वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप राइट टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, उसमें पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 20 लाख, लगभग 16 से 20 लाख कनाल ज़मीन लोगों को अलाट की गई। यही स्टेट लैंड थी। गवर्नमेंट तब भी यही इशू था कि जो लोगों की पोजेशन में ज़मीन है, और वो तो रोशनी एक्ट तो है कलअदम करार दे दिया गया है, गैर आईनी कहा गया उसको, और गैर आईनी कहकर हुकूमत को ये कहा गया कि जी आप तमाम ज़मीनें जो है लोगों से वापस ले लें। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 2001 में यही प्रॉब्लम थी कि लोगों के पास सरकारी ज़मीन है, उस सरकारी ज़मीन के लोगों को कैसे अधिकार दिए जाएं। 3 किस्म की ज़मीन थी, एक होगी एग्रीकल्चर लैंड, एक होगी रेजिडेंशियल लैंड और कमर्शियल लैंड। तो सरकार ने तभी ये कानून लाया था कि इस कानून के तहत लोगों से पैसा लिया जाए और लोगों को ज़मीन की अलाटमेंट दी जाए। कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए गवर्नमेंट की, फाइनली करना क्या है। तो ये कानून बना 2001 में, जो 2014 में चैलेंज हो गया। उसके बाद आप देखें 2021 में फ़ैसला आ गया, कानून को इलीगल डिक्लेयर किया गया, कानून को एबॉलिश किया गया। लेकिन उसके बाद देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। उसके साथ साथ हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की। जब जम्मू कश्मीर सरकार हार चुकी ये केस, उस वक़्त DB बेंच में इन्होंने रिव्यू पिटीशन क्यों दायर की? फिर सरकार ने यह फैसला लिया कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को बेघर नहीं करना। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे एडवोकेट जनरल साहब का स्टेटमेंट है हाई कोर्ट में। इसी बिना के ऊपर रिव्यू पिटीशन इस वक्त हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम अपील की सुनवाई नहीं करेंगे जब तक आपकी रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं होता। तो अभी 300, लगभग 300 रिव्यू पिटीशन रोशनी एक्ट की हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और उसका रूपनगर से क्या लेना देना? बता रहा हूँ मैं आपको कि रोशनी एक्ट की वजह से यहाँ पर ये जो इनका केस था, जिसको इस वक्त एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है समाज को,
जो इनोसेंट लोगों को बताया जा रहा है कि भाई इनका केस हाई कोर्ट से ख़त्म हो गया, डिसमिस हो गया, इसलिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। हाई कोर्ट ने कोई डेमोलिशन को ऑर्डर नहीं किया, हाई कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया कि लैंड रिट्रीव की जाए। हाई कोर्ट में जो इनकी पिटीशन पेंडिंग थी उसमें भी यही रिलीफ था कि हमें भी रोशनी में ज़मीन अलाट की जाए। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि अब हम इस केस की सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये रिट इनफ्रैक्चुअस हो गई है, ये कानून अब नहीं है इन एग्जिस्टेंस, इसलिए हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। लिहाजा आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो लिबर्टी आपके पास है उसमें जाइए। तो उसके बाद इन लोगों का सिविल कोर्ट में केस पेंडिंग है जहां पर स्टे ऑर्डर है। तो मैं वाइस चेयरमैन जेडीए क्या सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं? क्या सिविल कोर्ट के ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? और वो ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि सिविल कोर्ट जब में कोई केस पेंडिंग है। मौके पर जब जेडीए के ऑफिसर आए जिस तरह डिमोलिशन ड्राइव हो रहा था, तब इन लोगों को ये पता नहीं था कि इनके पास कोई कागज़ है, वो कम से कम दिखाना चाहिए था। उन्होंने चींक के कहा कि हमारे पास स्टे है। उसने कहा आई डोंट नो अबाउट एनी स्टे। ये इतनी लापरवाही है, इतनी नेग्लिजेंस है, और ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। अपने वकीलों को फ़ोन कर दे जेडीए के हाई कोर्ट में और या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारे में वकील नहीं है, उनको पूछते कि क्या केस पेंडिंग नहीं है, क्या स्टे ऑर्डर पेंडिंग नहीं था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहाँ रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है कि हमें लोगों को बेघर नहीं करना, ये कानून अगर ख़त्म भी हो गया है तो हमें लोगों को बेघर नहीं करना, तो मैं कह रहा हूँ सरकार वहाँ ये स्टैंड ले रही है कि हमें लोगों को बेघर नहीं करना, जो रोशनी में भी एबॉलिश हो गए उनको भी बेघर नहीं करना, इसलिए हमने कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है। ये स्टेटमेंट है हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में, इसके ऊपर रिटेन हुई है रिव्यू पिटीशन और ये प्ली ली है। तो हाई कोर्ट ने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बनाइए पॉलिसी, आप लोगों के लिए फ्रेम कीजिए, लोगों को हक तो देने हैं। आखिर किसी ने कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी की है, एक कानून आज आपने 15 साल के बाद 10 साल के बाद उसको एबॉलिश कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोगों की क्या गलती है। जो लोगों को कानून मिला उसके मुताबिक उन्होंने परफॉर्म किया। तो अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब, एक तरफ सरकार यही स्टैंड ले रही है कि हमें लोगों को लैंडलेस नहीं बनाना, हमें लोगों के लिए पॉलिसी बनानी है, लोगों को घर बना के देने हैं, लोगों को बचाना है। तो दूसरी तरफ सरकार, ये कौन सी सरकार थी फिर? ये कौन सी सरकार थी जो आके इन लोगों को होमलेस कर दिया, इनके बने हुए घरों को तोड़ दिया? मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जिस तरह का वलवला, जिस तरह का जज्बा आपके अंदर नज़र आ रहा है इस वक्त, ये जज्बा उस वक्त कहाँ था जब एयरपोर्ट के पास भी इसी तरह का एक एविक्शन ड्राइव है ज़बरदस्त जब जम्मू के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था? वहाँ भी वो बेचारे गरीब लोग थे, कमज़ोर लोग थे, उन्हें वहाँ से निकाल दिया और जो प्लॉट उनको बाद में सुजवा में दिए, वो प्लॉट भी उनके नाम पर नहीं, वो किसी और के नाम पर थे। वो कसमपुरसी की हालत में वो लोग भी एक बहुत लंबे वक्त तक बेचारे लड़ाई लड़ते रहे और उसके बाद वो लोग भी हार कर जो है बैठ गए। मुझे बताइए आप लोग, ये मामला क्या है कि जब आपको लगता है कि नहीं हमारी कौम का मसला है तो अब हमको इनकलाब लाना है, लेकिन जब हमारी कौम का मसला नहीं है तो हमको चुप रहना है? देखिए, इनकलाब लाने के लिए जब चीखती हुई आवाज़ें हमने सड़क पर सुनी और सोशल मीडिया के ऊपर 80 साल का बूढ़ा रो रो के चीख के ये कह रहा था कि इस जुल्म को बंद किया जाए, पर यही एयरपोर्ट में भी हुआ था, तब आपको क्यों नहीं ये सब कुछ सुनाई? मैं आपको ये कहूँ कि ये एक सिलेक्टिव किलिंग जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं की जाती। अच्छा होता, बहुत अच्छा होता कि अगर ये स्टार्ट की गई होती ऊपर से। नहीं, लेकिन आप फिर वही कह रहे हैं सिलेक्टिव कैसे है? जो एयरपोर्ट में जिन लोगों को वहाँ से बेघर किया गया वो तो क्या कहते हैं, गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो तो हिंदू समाज से भी ताल्लुक़ रखते थे, सिख समाज से भी उनमें लोग ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि हर इशू के ऊपर जुल्करनैन ही बात करेगा। यहाँ समाज के बहुत ठेकेदार बैठे हैं, लेकिन असली ठेकेदार जुनैद साहब कोई नहीं है। जिस चीज़ की हमें दुख है, हम वोट का बंटवारा करने के लिए यहाँ सब सरकारें तैयार है, अपनी रोटियां सेकने के लिए भी सब तैयार हैं, लेकिन लोगों के अधिकार की बात कोई नहीं करता। ये गुजरों की बात नहीं है आज, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ की बात है, लोगों के ह्यूमन राइट्स की बात है। ये ज़रूरी नहीं कि हर इशू में मेरी इन्वॉल्वमेंट हो। पर आपको नहीं लगता कि मतलब अगर जहाँ पर भी इस तरह की डिमोलिशन ड्राइव हो, किसी का भी मकान तोड़ने की बात हो, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर सभी समुदायों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी समाज के लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर सरकार के समक्ष जाना चाहिए कि जनाब मकान अब बन गए हैं, गरीब लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पहले आप इनको प्रॉपरली कहीं रिहेबिलिटेट कीजिए, बाद में करिए आपकी अपनी डिमोलिशन ड्राइव। आप लोग इस चीज़ को इंश्योर क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि जब हमारे कबीले के साथ छेड़छाड़ होगी तो हम सड़क पे उतर आएंगे, हम हंगामा करेंगे, हम लीडर नज़र आएंगे, हम सब कुछ नज़र आएंगे, लेकिन किसी और के साथ हो तो हम चुप रहेंगे? नहीं, ऐसा होता नहीं जम्मू कश्मीर में। एक इंसिडेंट आपने गिनवाया, उसके अलावा आप मुझे बताइए, क्या यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन और नहीं है? क्या यहाँ पर इलीगल
जो लैंड इंक्रोच है वो नहीं है। 20 लाख कनाल फॉरेस्ट लैंड अंडर इलीगल इंक्रोचमेंट, 16 लाख कनाल ज़मीन स्टेट लैंड लोगों के पास उनकी पोजेशन में है, जो रोशनी में अलग अलग लोगों को अलाट हुई। मैंने आपको पहले ही गिनवाया। कल सरकार उनको हटाने चली जाएगी, आप फिर सड़क पे आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, जैसे ये कह रहे थे ना हमारे वीसी जेडीए और जेडीए, ये कह रहा था ऊपर से आर्डर आया है। हम कहते हैं ऊपर से शुरू कीजिए कार्रवाई। यहाँ क्या ऊपर कहाँ से, किससे आप चाहते हैं कार्रवाई शुरू करनी चाहिए? डॉक्टर निर्मल सिंह साहब से शुरू करनी चाहिए थी। एक तरफ जेडीए ये बात कह रही है, कविंदर गुप्ता जी से शुरू करना चाहिए कि एक गांव में जाए ना दिखाएं, वहां से हमें शुरू करके कविंदर गुप्ता जी की 23 कनाल 9 मरले ज़मीन क्यों नहीं शुरू कर रहे? किसने रोक के रखा है जेडीए को? किसने रोक के रखा है डिविजनल कमिश्नर जम्मू को? किसने रोक के रखा है डीसी जम्मू को? किसने रोक के रखा? किसने कहा? आप मुझे कह रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भटिंडी का निवास आपको याद क्यों नहीं आ रहा? फॉरेस्ट लैंड का मामला है, वहाँ पर भी बाज़ाब्ता एक्सेलसियर के फ्रंट पेज की खबर थी। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कानून से बढ़ के नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अगर फारूक अब्दुल्ला साहब का अगर इलीगल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई इन लोगों से शुरू कीजिए अगर आप रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फिर हमें आप मौका नहीं दीजिए कि हम आपको ये कहें कि ये सिलेक्टिव टारगेटिंग नहीं है। ये सिलेक्टिव टारगेटिंग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ गरीब का घर तोड़ सकते हो, आप सिर्फ मजबूर लोगों का घर तोड़ सकते हो। आपके पास इतनी ताकत नहीं है, आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप इन लोगों के घर तोड़ सकते हैं। अब देखिए जुल्फ़िकार भाई, मुझे आपको थोड़ा सा याद कराना चाहूँगा। यहाँ तो आप सिलेक्टिव टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, राजौरी में भी एक इविक्शन ड्राइव हुई थी। राजौरी की उस इविक्शन ड्राइव में इतना वलवला और इतना जोश नज़र नहीं आया जितना वलवला और जितना जोश जो है जम्मू में नज़र आ रहा है। शायद उस वक्त जो ऑफिसर वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी पर था, ठीक है, उसके कारण शायद आप खामोश रहे, आपने बोला नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जितनी डेमोलेशन थी उसमें एक तो पर्सनल लोगों के घर इन्वॉल्व नहीं थे, दूसरा ये था कि वो फॉर दी वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, कहीं पर जिस तरह कठुआ में एक डैम बनी तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए किया, लेकिन लोगों को रिहेबिलिटेट किया, लोगों को बैठाया गया। जब वैसे काम होंगे तो हम कहेंगे वाकया में आप कोई काम कर रही है सरकार और बड़ा प्रोजेक्ट है, जनरल पब्लिक के लिए है, आप डैम बना रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किन लोगों से ज़मीन छीन कर किसको देना चाहते हैं? आप एक पार्टी से ज़मीन छीन के दूसरी को हैंडओवर करना चाहते हैं। आप देखिए कितनी जेडीए हमारी जो है वो खूबसूरत भी है। 4 कनाल ज़मीन जेडीए ने एक नटरंग इंटरनेशनल ग्रुप को अलाट करके दे दी। 10 करोड़ से ज़्यादा की वो ज़मीन, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कास्ट अलाट करके दी। बताए जेडीए किस रूल के तहत उन्होंने वो 4 कनाल ज़मीन फ्री ऑफ कास्ट इंटरनेशनल नटरंग को अलाट की? उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। 4 कनाल 10 करोड़ की ज़मीन आज भी ये इन लोग गरीब लोगों के पास की नहीं है, जो इनके पोजेशन में है। ये 10 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आप वहीं 10 करोड़ की ज़मीन फ्री ऑफ कास्ट एक इंडिविजुअल को आपने अलाट करके दी, लेकिन यहाँ आप ये कर रहे हैं। ये कौन सा कानून चल रहा है? एक चीज़ आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि मैंने आपके लीडरों को देखा, जुल्फ़िकार चौधरी मौके पर गए और वहाँ पर लोगों से बात की, लेकिन जो आपके बड़े लीडर हैं, बाकी रहनुमा जो आपकी, जो गुजर बकरवाल कबीला से आते हैं, जिन लोगों को गुजरों और बकरवालों ने वोट देकर अपना रहनुमा, अपना लीडर बनाया है, एक भी वहाँ नहीं गया। और मैंने उनको देखा, इंटरव्यू दिए उन्होंने, दाएं बाएं इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू करवाते भी हैं, बुला के करवाते हैं कि भाई हमारा इंटरव्यू करो, हम इस पर बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मौके पर जाना नहीं चाहते, कोर्ट में उन गरीबों की मदद करना नहीं चाहते। आपकी ये दोहरे मापदंड क्यों है? एक तरफ से आप जनाब हम पर जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, ये हो गया, जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो आप भाग जाते हैं, आप नज़र नहीं आते, आप कौम के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। एक लीडर जुल्फ़िकार चौधरी वहाँ गया और उन लोगों के साथ खड़ा रहा, बाकी कोई लीडर मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। देखिए आपने दुरुस्त फरमाया, आप भी थे वहाँ पर और कुछ लोग थे, लेकिन जो आपके बड़े हैं वो बड़े आपके घबराते क्यों हैं, इतना डरते क्यों हैं, इतना किस चीज़ की घबराहट है उनको कि वो कहते हैं कि टीवी के ऊपर आएंगे, फेसबुक पेज के ऊपर आएंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। देखिए राजौरी वालों ने राजौरी में प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर एहतजाज करके ये दिखाया और अपनी सपोर्ट दी। नहीं, जो आपके लीडर जम्मू बैठे हैं, ये राजौरी की बात मत कीजिए, जो जम्मू दाएं बाएं बैठे और बिल्कुल जम्मू में मौजूद हैं, वो उनके इंटरव्यू जम्मू में हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सिवाय मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो लीडर यहाँ बैठे हैं, आपने ठीक फरमाया, जुल्फ़िकार साहब वहाँ मौके पे आए, और बाकी लोग जो नहीं आ रहे उनको अगली असेंबली इलेक्शन में पता चल जाएगा कि आप जिस कौम की रहनुमाई कर रहे हैं उसके लिए जो चुप्पी आपने साधी है, इसका आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा।
जिस कौम की वजह से आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, मैं किसी की तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो हक बात है उसको हक कहूँगा कि आज वो लोग क्यों सोए हुए हैं, आज वो इन लोगों के साथ क्यों नहीं बैठते, क्योंकि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो हमारे दामन के ऊपर भी दाग हैं जो हमें डराते हैं कि हम किसकी बात करें। आप नौजवान नज़र आते हैं वहाँ पर, कोई बड़ा लीडर नज़र नहीं आता। मैंने आज से नहीं, मैं 16 साल से लगातार सहाफ़त में हूँ और मैंने 16 साल में लगातार आपके लीडरों की एक ख़ासियत देखी है जो मैं ऑन कैमरा बयान कर रहा हूँ। ख़ासियत उनमें यह है कि वो कहीं पर भी अपनी कौम के साथ धरना देने के लिए तैयार नहीं, वो कहीं पर भी अपनी कौम की धरना साइट पर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। कोई फ़ोटो भी उनका अगर कहीं मिल जाए वो कमाल है, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है। या तो उनको लगता होगा कि वो इलीगल है इसलिए हम जाएंगे तो इलीगैलिटी में फंस जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, या तो उनको ये लगता है जबरी कब्ज़ा है और हमारे लोग कब्ज़े करते हैं इसलिए चलो वो कब्ज़ा है तो सरकार हटा रही तो क्या करें। क्योंकि कुछ एक वाक़ये जो हैं आपको याद होगा 2009-10 की दहाई में करन्याला चक में किसी तरह का वाक़या हुआ था। एक बड़े लीडर आपके उस वक्त मंत्री थे, हुकूमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की थी, तो उन दौरों में तो भी तो ये इविक्शन ड्राइव्स हुई हैं, इससे भयंकर इविक्शन ड्राइव्स हुई हैं, पत्थर चला है, आग लगी है, सब कुछ हुआ है। तो वो भी तो हटाने का ही काम कर रहे थे। अगर आज हट रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये उनकी कोई मजबूरी है या क्या क्या वजह हो सकती है, इसका जवाब तो वो ज़रूर देंगे और पब्लिक उनको ज़रूर जवाब देगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज पब्लिक ज़रूर उनको जवाब देगी और अपने वोट से जवाब देगी। आज एक एक आदमी को नोट किया जा रहा है कि कौन आदमी आज परेशानी के वक्त में इस कौम के साथ खड़ा है। मैं आपको साफ और पब्लिक सारी जानती है, जो भी हमारे लीडर जिस तरह डोगरा हैं, कश्मीरी हैं या गुज्जर हैं या पहाड़ी लीडर हैं, इनको जो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है अपनी पार्टी में, वहाँ एज अ कम्युनिटी लीडर किया जाता है कि ये फ़लाँ जनाब गुज्जर लीडर हैं, ये डोगरा लीडर हैं, ये कश्मीरी लीडर हैं, और वहाँ इवन अपनी अपनी ज़ुबान अपनी अपनी भाषा में बोल के ये साबित करते हैं कि हम इस कौम के रहनुमा हैं। लेकिन जब कौम पे आती है तो उनके साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसको कौम याद रखती है और कौम बर वक्त उनको ज़रूर जवाब देती है। ये भी मैं आपको साफ़ और शफाफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। जहाँ तक बात रही कि इसके अलावा आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं रही जो इस वक्त वहाँ ना आई हो। सबसे बुज़ुर्ग नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो फाउंडर हैं प्रोफेसर भीम सिंह साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो दूसरे दिन ही वहाँ मौके पे आए आंदोलन पे और वहाँ आके बैठे और उन्होंने कहा कि मैं सो नहीं सका कि मैं कब तक आपके पास जाऊँ। हालांकि उनकी तबीयत बड़ी नासाज है, उसके बावजूद वो वहाँ आए। नेशनल पैंथर्स पार्टी के आज हर्षदेव सिंह साहब भी वहाँ पर आए थे, कांग्रेस यहाँ आई, PDP यहाँ आई, सब पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आ रही। ये तो वो लीडर जो हर जगह जा रहे हैं। आपसे आखिर में सिर्फ एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपकी कौम में लीडरों की कोई कमी नहीं है। मुझे बताइए 2014 तक, मैं अब नाम किसी बड़े लीडर का लेना नहीं, उन सभी लीडरों को खातिर में लाइए, जहन में लाइए जिनको आप भी मानते हैं बाबा कौम हैं और बड़े सारी अलकाब आप लोग देते हैं उन्हें। 2014 तक अगर ये रूपनगर वाले जो आप कह रहे हैं गुज्जर बकरवाल कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ रह रहे थे, या करन्याला चक में या बाकी जगहों पर जहाँ पर भी ये गुज्जर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रह रहे हैं, 2014 तक ना ही आपके रहनुमाओं ने, ना ही आपके लीडरों ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया, ना ही आपके लीडरों ने, आपके रहनुमाओं ने SC ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट लाया, और ना इन मेहरबानों ने इस कौम के ऊपर ये मेहरबानी की कि 2014 से पहले ये जितनी भी कंट्रोवर्शियल जगहें थी जहाँ पर ये लोग रह रहे थे, जहाँ पर इनको नोटिस जा रहे थे, जहाँ पर लैंड जो है वो आइडेंटिफाई करके उसके प्लाट बना के जो है बेचे जा रहे थे, 2014 तक अगर इस सारे मसले को ये निपटा देते तो शायद 2014 के बाद ये परेशानी भी नहीं आती। तो ये लोग जो आज इस कौम के इतने हमदर्द बने हैं, मुझे बताइए 2014 तक आपके ये लीडर कर क्या रहे थे? ये कौन सी नींद में थे, कहाँ सोए हुए थे? इन्हें ख्याल क्यों नहीं पड़ा कि हमें अपनी कौम के साथ इंसाफ करना है, उनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दे दें, उनको SC ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट दे दें, जो कानून 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर आया। बड़ी खूबसूरत बात कही जुनैद भाई, और बेबाकी से बात करनी चाहिए। इसमें मैं आपके साथ हूँ कि वाकया में ये कौम के रहनुमा सो कॉल्ड गुज्जर एंड बकरवाल लीडर ये गहरी नींद 2014 तक सोए रहे, वरना फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू था सिवाय स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और 2 मिनट में असेंबली में ये कानून पास होता, क्योंकि गुजरों को कोई जम्मू कश्मीर में नाराज़ नहीं करना चाहता। आज तक जम्मू के अंदर डे 1 से जब से असेंबली बनी है
उस वक़्त से लेके 2014 तक 8-8, 10-10 MLA गुजर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये लोगों ने कभी इनकी आवाज़ नहीं बने। फॉरेस्ट राइट एक्ट को एक बार हमारे लीडर ने असेंबली में रखा और बाकी 9 ने अपनी आंखें बंद कर ली और तायद नहीं की, और उस दिन वो कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में पास नहीं हुआ। रहा बात SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट की, वो भी लागू करवाने में हमारे ये लोग नाकाम साबित रहे। इसमें कोई इसी की वजह है कि आज रूपनगर हो रहा है या कहीं और जगह कोई और हादसा हो रहा है? देखिए, सारी वजहों की एक वजह नहीं हो सकती, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस लेवल पर हमने लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जैसे अब फॉरेस्ट राइट एक्ट इस वक्त की सरकार ने यहाँ पर लागू करने की कोशिश की है, तो हमने अवेयरनेस करने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों ने इसको लोगों को अवेयर किया कि भाई ये एक्ट आया है, इसमें आप इस तरीके से अपनी ज़मीनों के हकूक़ ले सकते हैं, अपने अप्लाई कीजिए। लेकिन जब कानून ही नहीं था, ये किसकी जिम्मेवारी थी? ये इन लोगों की थी जिन लोगों को आप गिनवा रहे हैं, 8-10 लोग जब भी होते थे, लेकिन इन्होंने कभी पास नहीं करवाया। अब देखिए यहाँ कौन कौन से कानून बने जुनैद साहब, हैरानगी ये है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ओनली फॉर ST, हैरानगी की बात है। SC पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ओपन है, वो जहाँ मर्जी से जाके अप्लाई कर सकते हैं, नौकरियाँ ले सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया, उन्हीं लोगों ने यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एक्ट पास करवाया कि ST रजौरी वाला शुपाइयाँ से नहीं लगेगा, जम्मू वाला श्रीनगर से नहीं अप्लाई कर सकता। ये कानून किसने लाया? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लाया था उस वक्त, और कांग्रेस की कोलिशन में लाया गया। ये जुल्म हुआ था इन लोगों के ऊपर। ये आर्फन कौम है, इसकी लीडरी नहीं हो सकी जिस तरीके से करनी चाहिए थी। आज हम जो मर्जी कह लें कि हम साथ खड़े हैं, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका खमियाजा आज भी मेरी कौम भुगत रही है। और आज भी उनको ये दुख और तकलीफ़ की ज़िंदगी में, जब उन लोगों को रोता हूँ, जब मैं उनको रोता हुआ वहाँ पर देखता हूँ, आप जुनैद साहब खुद अपनी आंखों से देख के आए उनकी हालत क्या है। मुझे आखिर में बताइए, आप चाहते क्या इस मामले में, क्या होना चाहिए रूपनगर वाले मामले? देखिए, जो यहाँ पर एक जॉइंट एक्शन कमेटी इन्हीं लोगों की बनी है जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, जो यहाँ के विक्टिम हैं, बाकी सब लोग उनकी सपोर्ट में हैं। पहला फैसला ये हुआ है कि जो लैंड इनकी पोजेशन में है पिछले 100 साल से, ये लैंड इनको अलाट की जाए, इनको मालकाना हक इस ज़मीन के दिए जाएं। वो LB6 S432 में दिए जाएं। वो गवर्नमेंट कोई जो 18 कॉलोनियाँ यहाँ रिकॉग्नाइज की गई, वो कौन सी कॉलोनियाँ थी? वो अनरिकॉग्नाइज्ड इलीगल कॉलोनी थी। उनको यहाँ लीगल कॉलोनियाँ डिक्लेयर करके लोगों को अख्तियारात दिए गए इसी जम्मू शहर के अंदर। उसी कानून के तहत इनकी कॉलोनी इनको अलाट करके दी जाए, जो उनका शेयर बनता है जो ज़मीन का वो उनको दी जाए। नंबर 2, जो डेमोलेशन हुई है जिससे उनका नुकसान हुआ है, उनके घर टूट गए, आज वो गरीब लोग एक एक पैसा जोड़ के उन्होंने घर बनाए थे, उसको या तो घर बना के दिए जाएं या प्रेजेंट सर्वे करवा के उनको उनके मकान बनवा कर दिए जाएं। इसके अलावा तीसरा कोई फ़ैसला नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हमने अगर ज़िंदा रहना है तो फिर इसी ज़मीन पर रहना है, कोई अल्टरनेट लैंड वो लोग नहीं लेंगे, इसी ज़मीन पर रहेंगे जहाँ इंसान 10 दिन भी रहता है जुनैद साहब, उसके सेंटीमेंट जुड़े होते हैं। जहाँ 100 साल रहे हैं, उनका दारोमदार है, उनका रहन सहन है, उनका आबो अजदाद यहाँ रहता है, उनके सेंटीमेंटें, लैंड का मसला नहीं है, सेंटीमेंट की बात है। वरना मैं उनको कल हमारी कौम में आज भी ऐसी बात नहीं है, हम उनको 100 कनाल ज़मीन खरीद कर दे के घर बनवा सकते हैं। लेकिन क्यों ये नाइंसाफ़ी क्यों बर्दाश्त की जाए? ये 3 मुद्दे जो हैं क्लियर कट हैं। मकान बना के दिए जाएं, ज़मीन उनके नाम पे अलाट की जाए, और कभी भी ऐसी इलीगल डेमोलेशन ड्राइव इन लोगों के ख़िलाफ़ शुरू ना हो। JDA ज़मीन लोगों की इनक्रोच करके लोगों को नहीं बसा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी। आपने इनसे सुन लिया, इन्होंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो लीडर और जो रहनुमा हैं गुजर बकरवाल कबीला के, अगर वो अपने वक्तों में इन तमाम मसाइल को हल कर गए होते तो शायद आज इस परेशानी का सामना गुजर बकरवाल कौम को नहीं करना पड़ता। और दूसरी सबसे अहम बात इन्होंने ये कही कि हुकूमत, वक्त की हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वक्त की हुकूमत को भी ये देखना होगा कि जो लोग उस ज़मीन पर 100 साल से रह रहे थे उन्हें इस तरीके से बेघर नहीं किया जाना चाहिए था। मगर यहाँ पर सवाल एक बड़ा ये है कि जिस वक्त JDA ने प्लॉट्स की अलॉटमेंट की, क्या उसे नहीं मालूम था कि वहाँ पर एंक्रोचमेंट है? और अगर JDA को मालूम था कि वहाँ पर एंक्रोचमेंट है तो JDA 7 साल तक खामोश क्यों रही? और जिस कोर्ट की जजमेंट की बात की जा रही है वो भी एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी ने कह दिया कि उसमें इन्फ्रक्चुअस कह दिया गया इनके केस को, और इनको कहा गया कि आप और किसी कोर्ट में चले जाएं
जिसको और किसी कोर्ट में जाकर अपना दावा पेश करें। इन्होंने दावा भी पेश किया है और दावे के नतीजे में जैसा एडवोकेट जुल्फिकार कल्याण चौधरी कह रहे हैं वहां पर स्टे भी है। तो स्टे को वायलेट क्यों किया गया?